Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत बहुत यूनिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहां से ये जो एजेस हैं ये स्टार्ट होते हैं और कहां तक ये चल रहे हैं और प्रेजेंट जो हमारा एज है लिटरेचर में वो कौन सा एज है, सभी पहलुओं पर हम डिस्कस करेंगे और बहुत आसानी से मैं आपको बताता चलूंगा, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आएगा। तो दोस्तों केवल आपको ध्यान से समझना है और एक एंटरटेनिंग वे में आपको समझते हुए चलना है, क्योंकि मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि लिटरेचर इज मींट फॉर प्लेजर। लिटरेचर का मतलब क्या है? खुशी तलाश करना। जैसे कि बेकन ने भी कहा है ना, स्टडी सर्च फॉर डिलाइट। तो स्टडी से खुशी लीजिए और वही खुशी आपको यहां से मिलेगी दोस्तों, क्योंकि अगर आप एंटरटेनिंग वे में और किसी चीज को खुशी के साथ पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो चीज दिमाग में फिट हो जाती है। च्यू एंड डाइजेस्ट आप उसको करते हैं। जैसे कि बेकन ही कहते हैं अपने ऐसे ऑफ स्टडीज में कि अदर्स टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, कि जो कुछ किताबें होती हैं किसके लिए होती हैं? चबाने और पचाने के लिए होती हैं। ऐसे ही ये जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, इसको भी आपको चबाना और पचाना है। चबाना और पचाने का मतलब ध्यान से समझना, सुनना है और फिर उसको अपनी लाइफ में उतार लेना है, फॉलो करना है। और कैसे उतार पाएंगे? एग्जाम में अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करके आप इसको उतार पाएंगे जब आप सही रूप में जो आंसर है वो देंगे। तो दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की हम स्टार्टिंग करेंगे, जो हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। अब एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको अवेल हो जाएगी हमारी ऐप पे। आपको जाना कहां है? ऐप पर जाना है, वहां पर आपको डॉक वाले सेक्शन में जाना है, डॉक में से आपको पीडीएफ पर जाना है और पीडीएफ सेक्शन में आपको लिस्ट ऑफ पीडीएफ दिखाई दे जाएगी। और जो भी पीडीएफ आपको लगे कि आपके लिए ये सुटेबल है या आपको चाहिए, तो उस पीडीएफ को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पीडीएफ है आपको कल आपको ऐप पर ये अवेलेबल हो जाएगी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की अब हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहला जो पीरियड हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, वो हमारा है मिडिल इंग्लिश पीरियड। कौन सा पीरियड है दोस्तों? मिडिल इंग्लिश पीरियड को हम डिस्कस करेंगे। अब मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करें तो ये जो मिडिल इंग्लिश पीरियड थे, इस एज में जो राइटिंग थी दोस्तों, वो किस फील्ड में ज्यादा की गई? तो जो रिलीजियस वर्क था वो बहुत ज्यादा मात्रा में इस एज में पब्लिश हुआ था, जिसको मेडाइवल पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद दोस्तों इसमें अगर जो हम देखें, जॉफ्री चौसर को आप जानते होंगे। चौसर का नाम आप सभी ने सुना होगा। चौसर के ऊपर ये क्वेश्चन भी आ जाता है। चौसर जिनका वर्क जो कैंटरबरी टेल्स है, और अगर जो आप कैंटरबरी टेल्स की स्टोरी की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि 29 जो पिलग्रिम्स थे उनकी कहानी है और एलिगोरिकली प्रेजेंटेशन उसमें दिखाया गया है। एलिगोरिकली का मतलब होता है सिंबॉलिकली, प्रतीकात्मक रूप से किसी चीज को प्रेजेंट करना, वो वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो चौसर वही चौसर है जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो चौसर को किस रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के रूप में जॉफ्री चौसर को जाना जाता है एंड ही बिलोंग्स टू द सेम पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इज दैट क्लियर? Was the main writer of this age। इस एज के जो मेन राइटर थे वो कौन थे? वो चौसर थे, वो जॉफ्री चौसर थे। अगर जो हम इनके फेमस वर्क्स की बात करें, चौसर के वर्क्स की बात करें, तो दोस्तों ये इनके फेमस वर्क्स आते हैं। द रोमेंट ऑफ द रोज, द पार्लियामेंट ऑफ द फूल्स, द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन, द कैंटरबरी टेल्स और जॉफ्री चौसर, विलियम लैंगलैंड, जॉन बार्बर, सर जॉन मैंडेविल, सर जॉन विक्लिफ और थॉमस मैलोरी, ये फेमस राइटर्स थे इस एज के मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी पढ़ाया हुआ है, जिसको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। अगर आप उस जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के उस पार्ट की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का कमेंट दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक को फॉलो करें और उसे देख सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुका हूं, तो इस वजह से मैंने उस पार्ट को इसमें नहीं ऐड किया है। तो उस पार्ट को, जो एंग्लो सैक्सन पीरियड ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो जो वीडियो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर मैं पहले भी काफी वीडियोस बना चुका हूं, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी तैयार करने वाला हूं, उसको आप देख लेना। और इसके साथ साथ दोस्तों एक इंफॉर्मेशन आपके लिए है, अगर आप जॉन मिल्टन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम को लेकर जॉन मिल्टन की तैयारी कर रहे हैं,
आपका यूपी टीजीटी का एग्जाम है या फिर कोई भी एग्जाम है, उसको लेकर जॉन मिल्टन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बहुत सही चैनल पर हैं, क्योंकि यहां पर आपको एक ऐसी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसकी हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा और जॉन मिल्टन की वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको जॉन मिल्टन की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और यूपी टीजीटी के लिए वो वीडियोस आपके लिए इनफ है। वहां से आप तैयारी कीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी उसका लिंक दिया हुआ है, तो उसको भी आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी है, टेलीग्राम चैनल पर भी है, हमारी ऐप पर भी है, तो और सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप है हमारी डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस के नाम से, और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में मैंने आपको बताया कि जो मेन राइटर्स थे वो कौन थे। मेन राइटर की बात करें तो जॉफ्री चौसर थे। इसके अलावा अदर्स की बात करें तो विलियम लैंगलैंड थे, जॉन बार्बर थे, सर जॉन मैंडेविल थे, सर जॉन विलक्लिफ थे और थॉमस मैलोरी थे। ये फेमस राइटर्स रहे इस एज के। अब अगर जो हम बात करते हैं दोस्तों एजेस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला एज जिसके बारे में मैंने बताया कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको वीडियो को जरूर देखें, मिस ना करें। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से इसको जाना जाता है। 450 से 1066 तक ये चलता है। इसके बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड या फिर इसको एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है, जिसको चौसरियन एज भी कहा जाता है। ये 1066 से 1398 तक आता है। इसके बाद अगर जो हम बात करें पोस्ट चौसरियन एज की, तो 1400 से 1558 तक ये एज देखने को मिलता है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है द रेनेसा एज। द रेनेसा यानी कि द रिबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग ऑफ व्हाट, ऑफ ग्रीक एंशिएंट क्लासिकल कल्चर इन यूरोप। यूरोप में ग्रीक की प्राचीन संस्कृति का जो दोबारा से जन्म हुआ, दोबारा से उदय हुआ, वही तो रेनेसा कहलाया, उसी को तो रेनेसा कहा गया। और सबसे मोस्ट फेमस और सबसे ज्यादा क्रांति वाला, एक रिवोल्यूशन वाला एज था रेनेसा एज, बिकॉज इट वॉज द एज ऑफ शेक्सपियर, इट वॉज द एज ऑफ कैक्सटन। ये एज कैक्सटन का था, ये एज शेक्सपियर का था, ये एज बैकन का था। तो दोस्तों ये एज क्यों नहीं फेमस होगा? और इसको एलिजाबेथन, क्वीन एलिजाबेथ की वजह से इसको एलिजाबेथन एज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद द एज ऑफ मिल्टन और कैरोलाइन एज आता है, 1625 से 1660 तक ये गया। और फिर नियो क्लासिकल पीरियड हमारा आता है, जिसको एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पॉप, रेस्टोरेशन पीरियड, ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता है। 1660 टू 1745 तक जाता है। फिर एज ऑफ ट्रांजिशन आता है, फिर रोमांटिक पीरियड आता है, एज ऑफ ट्रांजिशन 1745 टू 1800, रोमांटिक पीरियड 1800 टू 1830, फिर विक्टोरियन पीरियड 1830 टू 1890, फिर एडवर्डियन पीरियड 1890 टू 1910, फिर गियोर्गियन पीरियड ये आता है हमारा 1910 टू 1936, फिर मॉडर्न पीरियड 1914 टू 1945, और लास्ट में आता है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, पोस्ट मॉडर्न एज, जो आप प्रेजेंट सिनेरियो में है, जो वर्तमान में है, वो है दोस्तों 1945 से आज तक। आई होप कि ये जो एजेस हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको समझ में आ गए होंगे। इसके इस चार्ट को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए ये एज तैयार होना बहुत जरूरी है। इसको आप एक काम भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल के, इसका फोटो निकाल के आप अपने स्टडी रूम में भी इसको लगा सकते हैं, ताकि जब भी आप वहां से निकले तो आपकी नजर में जाए और ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये आपके छप जाए दिमाग में। आई होप कि इतना क्लियर होगा। जस्ट मिनट। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों रेनेसा एज की। कौन से एज हम बात करेंगे? रेनेसा एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसको एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। जो रेनेसा एज है इसको किस नाम से जाना जाता है? रेनेसा एज को एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है, एलिजाबेथन एज के नाम से भी रेनेसा एज को जाना जाता है। तो रेनेसा एज जिसको एज ऑफ शेक्सपियर कहते हैं, रेनेसा एज जिसको एलिजाबेथन एज कहते हैं, उस एज की हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा रेनेसा क्या था, किसको रेनेसा कहा गया। रेनेसा
रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण। अगर जो हम रेनेसा को डिफाइन करें तो ये रिबर्थ था, ये रिवाइवल था और ये रीअवेकनिंग था। किसका रिबर्थ था, किसका रिवाइवल था, किसका रीअवेकनिंग था? ये रिबर्थ, रिवाइवल और रीअवेकनिंग था एंशिएंट ग्रीक क्लासिकल कल्चर इन यूरोप। जो यूरोप की प्राचीन संस्कृति थी, जो प्राचीन पद्धति थी, उसका जो एक रिबर्थ हुआ, उसका जो रिवाइवल हुआ, वो क्या कहलाया? वो रेनेसा कहलाया, उसको रेनेसा कहा गया। इस एज के जो फेमस राइटर थे दोस्तों, वो विलियम शेक्सपियर ही थे। और यही कारण था, ये जो एज था, इसमें कैक्सटन, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, विलियम कैक्सटन, जिन्होंने जो इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आए, और वो प्रिंटिंग प्रेस एक क्रांति थी इन द फील्ड ऑफ राइटिंग, राइटिंग के फील्ड में दोस्तों। तो वो जो लोग पहले क्या करते थे, किताबें कम मात्रा में छपती थी। छपती क्या, वो टाइप होती थी या फिर वो हैंड रिटन लिखी जाती थी, और हाथों से एक बार लिख गई, फिर उसकी जो दूसरी प्रति तैयार होती थी, तीसरी, और वो कम मात्रा में होती थी, और जो वहां के रॉयल लोग होते थे उन्हीं तक पहुंच पाती थी, जनसाधारण की पहुंच में नहीं थी। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से किताबें असंख्य मात्रा में छपने लगी। और दोस्तों उस समय शेक्सपियर का राज था, यानी कि शेक्सपियर राइटर थे, और शेक्सपियर के वर्क को लोगों ने पसंद किया, और यही कारण था शेक्सपियर की पॉपुलैरिटी का। एक रीजन ये भी हम कह सकते हैं, जो थिएटर्स थे वो तो कारण था ही था, इसके साथ साथ कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब ये जो एज था दोस्तों, इसमें कारण क्या रहा? रेनेसा इंग्लैंड में आया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेनेसा क्या था, रिबर्थ, रिवाइवल, रीअवेकनिंग था ग्रीक क्लासिकल कल्चर का यूरोप में, यानी कि ग्रीक की सभ्यता थी जो यूरोप में आई। अब यूरोप में ग्रीक की सभ्यता कैसे आई? इसमें मान के चलिए जैसे कि आप एक शहर है, ठीक है ना, वहां के लोग बड़े इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, और वो वहां से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। और एक दूसरा शहर है, ये एक कस्बा है, उस कस्बे के लोग बिल्कुल रूरल टाइप के हैं, वहां के लोगों को अकल नहीं है। अब ये जो शहर वाले लोग हैं, ये उस गांव में या कस्बे में नहीं जाना चाहते, लेकिन कुछ कारण ऐसा हो जाता है कि ये लोग पलायन कर जाते हैं, उनमें लोग बढ़ जाते हैं, और वो उस कस्बे, उस शहर में पहुंच जाते हैं। तो क्या होगा? एक क्रांति होगी। अब ये अपनी नॉलेज उन लोगों को देंगे, तो वहां पर एक रिवॉल्यूशन आएगा, और यही तो रेनेसा है दोस्तों। तो इसी तरह से मतलब मैंने आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है, जो ग्रीक की सभ्यता थी वो, उसका यूरोप में जन्म होना, रिबर्थ होना, वो क्या कहलाया? वो रेनेसा कहलाया। इसका सबसे बड़ा कारण था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। जो कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ 1453 में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टेंटिनोपल दैट वाज नोन एज द कैपिटल ऑफ ग्रीक, और उसका फॉल होना एक बहुत मेजर रीजन माना जाता है इसका, रेनेसा का इंग्लैंड में आने का। इसके साथ साथ ब्लैक डेथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ब्लैक डेथ, अब ये ब्लैक डेथ क्या थी? ब्लैक डेथ थी दोस्तों एक जो प्लेग की बीमारी थी, और उस प्लेग की बीमारी से जो लोग ग्रसित हुए वो कहां पलायन करने लगे? वो यूरोपियन कंट्रीज में आने लगे। और जब वो यूरोपियन कंट्रीज में आने लगे, एक तरफ तो चलो हम मानते हैं कि वो इन्फेक्टेड डिसीज वो अपने साथ लेकर आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने साथ क्या लेकर आए? वो अपने साथ मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेकर आए। ग्रीक और इटली की जो कल्चर थी दोस्तों, वो कहां ट्रांसफॉर्म होने लगी? वो यूरोप में आने लगी। और वो जो कल्चर आई, उससे वहां का एनरिचमेंट हुआ, वहां पे जो लिटरेचर था उसमें अपलिफ्टमेंट हमें देखने को मिला। तो वो जो लोग थे वो अपने साथ क्या लेकर आए थे? मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर आए थे। तो ये जो बीमारी थी ये उपलब्धि में बदल गई, ये एक अचीवमेंट में बदल गई। और ये अचीवमेंट क्या था? ये अचीवमेंट था कि वहां के जो लोग थे वो लिटरेचर में रिच हो गए। इसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। जो डेवलपमेंट हुआ रेनेसा का, उसको हम इन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि किन पार्ट में रेनेसा के डेवलपमेंट को डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला 1500 से 1579, ठीक है, 1500 से लेके 1579 तक। अब इसको आप जो है ना, ये एक फोन नंबर की तरह आप इसको मतलब दिमाग में फिट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं यहां से 1500 की। तो जो स्टार्टिंग के पीरियड है 1579, इस तरह से इसको तैयार कीजिए। 1502, इस तरह से आप इसको तैयार कीजिए। 1579 क्या था? यूथ ऑफ रेनेसा। तो यूथ ऑफ रेनेसा का मोबाइल नंबर क्या है?
1579। इसको आप इस तरह से याद कर लीजिए कि 1500 से 1579 तक, और जो मैनहुड ऑफ रेनेसा है वो है 1502, यानी कि 1579 से 1602 तक आपका मैनहुड ऑफ रेनेसा चला। ट्रिक उनके लिए है जिनको दिमाग से मतलब आसानी से तैयार नहीं होता, और बाकी अगर तो आपको याद हो जाता है, दिमाग में फिट हो जाता है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। 1603 से 1625 तक, ठीक है, कौन सा रहा? द मिडल एज ऑफ रेनेसा रहा। 1625 इस तरह से ट्रिक बना लेना, 1625 मिडल एज ऑफ रेनेसा। और इसके बाद 1625 से 1660 तक द ओल्ड एज ऑफ रेनेसा हमारा रहा। तो ये पीरियड्स थे जो जिनको क्लासिफाइड किया गया रेनेसा को। एक बार फिर से समझिए, 1500 से 1579 तक यूथ ऑफ रेनेसा है, 1579 से 1602 तक मैनहुड ऑफ रेनेसा है, और 1603 से 1625 तक द मिडल एज ऑफ रेनेसा है, और 1625 से 1660 तक द ओल्ड एज ऑफ रेनेसा आता है। इतना क्लियर है दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि इसमें आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पूरी तैयारी होगी, चाहे वो ग्रामर की हो, चाहे लिटरेचर की हो, और स्पेशली अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियोस यहां पर हैं, तो उनको आप देखिए और अपने भविष्य में एक बदलाव लाइए। तो अचीवमेंट की बात करें तो इस एज के अचीवमेंट क्या थे? सबसे पहला अचीवमेंट हमें देखने को मिलता है इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन। अब ये जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन था दोस्तों, ये किसके द्वारा किया गया? प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन था, दैट वाज इन्वेंटेड बाय विलियम कैक्सटन। मैंने आपको बताया किसके द्वारा? विलियम कैक्सटन। अब विलियम कैक्सटन के माइंड में कैसे आइडिया आया कि वो प्रिंटिंग प्रेस बनाए? तो दोस्तों इससे पहले गुटेनबर्ग के द्वारा जो टाइपराइटर था उसका इन्वेंशन किया जा चुका था, तो उसी से आइडिया यहां पर इनके माइंड में आता है। द इन्वेंशन ऑफ कंपास। अब ये कंपास कौन सी है? जो दिशा बताने वाला यंत्र होता है, वो जो कि गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, सॉरी गैलीलियो के द्वारा इन्वेंट किया गया था, उसके वो भी इसी एज का इन्वेंशन था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय वास्को डिगामा। इंडिया की डिस्कवरी वास्को डिगामा के द्वारा, हमारे लिए नहीं, जो अंग्रेज थे उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया और अमेरिका बाय कोलंबस। और ये कहते हैं कि वास्को डिगामा भारत यात्रा पर आया था और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कोपरनिकस एंड गैलीलियो रीडिस्कवर्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। कोपरनिकस और गैलीलियो ने यह रीडिस्कवर किया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये रीडिस्कवर किसने किया था? ये रीडिस्कवर किया था कोपरनिकस और गैलीलियो ने। इसके बाद देखो हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो आर्यभट्ट ने ये चीज पहले ही प्रूव कर दी थी, लेकिन कोपरनिकस और गैलीलियो ने इस पर रिसर्च की और इसको रीडिस्कवर किया कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन। न्यू आइडियाज बाय बुक्स ऑफ क्लासिकल ऑथर्स एंड सच एज प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावली और कैस्टिग्लियानो, ये यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों न्यू आइडियाज क्या थे? न्यू आइडियाज थे जो क्लासिकल वर्क से जो एक मैसेज आया, जो क्लासिकल वर्क से जो आइडियाज आए, वो न्यू आइडियाज कहे गए। जैसे कि ऑथर थे प्लेटो, प्लेटो की बुक रिपब्लिक, और एरिस्टोटल की पोएटिक्स, मैकियावली की द प्रिंस, और कैस्टिग्लियानो की द क्वार्टियर बुक्स जो थी, ये दोस्तों बहुत ही फेमस बुक्स रही, और न्यू आइडियाज को इन्होंने क्या किया था? लोगों में स्प्रेड किया था। इसके बाद ट्रेड और न्यू वेल्थ, ये भी एक अचीवमेंट था। किंग हेनरी सेवंथ एनकरेज्ड ट्रेड। किंग हेनरी सेवंथ ने व्यापार को बढ़ावा दिया था। कौन से एज में? रेनेसा एज में। एस्टेब्लिश्ड कॉमर्शियल रिलेशनशिप एंड एंटर्ड इनटू ट्रीटीज विद नंबर्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, और उन्होंने बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के साथ अपने व्यापार को बढ़ाया था। स्पेशल फोकस वाज मेड ऑन वूल एंड क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग एंड देयर एक्सपोर्ट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रेनेसा एज में जो व्यापार था वो किस चीज का व्यापार जो था वो ज्यादा किया गया? तो योर आंसर विल बी वूल एंड क्लॉथ बिजनेस। द मेन सोर्स ऑफ द ट्रेड वाज बाय द वे टू सी। जो व्यापार का मुख्य साधन था वो क्या था? समुद्र के द्वारा व्यापार करना। इसके बाद द न्यू वेल्थ अर्न्ड वाज यूज्ड इन adorning church and in founding a network of colleges around
एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज। जो पैसा कमाया गया, जो न्यू वेल्थ आया दोस्तों, उसको कहाँ यूज किया गया? इस एज में टूरिज्म को बढ़ावा भी मिला था। अब टूरिज्म को कैसे बढ़ावा मिला था? जो चर्च थी, चर्च फेमस होती है इंग्लैंड में, चर्च को रिनोवेट किया गया था, और जो वो रिनोवेट किया गया उससे टूरिज्म को बढ़ावा मिला, और टूरिज्म से जो था वो पैसा आया, और वो जो पैसा था जिसको न्यू वेल्थ कहा गया, जो व्यापार और टूरिज्म से आया, उसको किस में यूज किया गया दोस्तों? रेनोवेशन ऑफ इंग्लिश चर्च में उस पैसे को यूज किया गया था। मतलब जो पैसा जो हम कमाते वो किधर लगा देते? वो चर्च के रेनोवेशन में लगाया जाता, और उससे जो रैंसम पैदा होता, जो रैंसम आता, जो कमाई हमारी होती, उससे इंग्लैंड का डेवलपमेंट होता और इंग्लिश चर्च का भी डेवलपमेंट होता। और इसके साथ साथ इससे नेटवर्क ऑफ कॉलेजेस बनाए गए, किसके? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज के। इसके बाद न्यू लर्निंग। न्यू लर्निंग क्या थी दोस्तों? द ओल्ड किंग हेनरी, who was miserly and medieval in his outlook, was followed by the young Henry VII, young Henry VIII in 1509, who was a great supporter of new learning। दोस्तों पुराना चला गया, अब नया आया, किंग हेनरी VIII आया, और ये न्यू लर्निंग का बहुत बड़ा सपोर्टर था। ये लवर था किसका? म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर का लवर था किंग हेनरी VIII। ही गेव patronage to new learning and new poets started composing love lyrics. Now poets started composing love lyrics that made England the nest of singing birds। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स किस कंट्री को कहा जाता है और किस पीरियड में कहा गया? रेनेसा पीरियड में इंग्लैंड को नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स कहा गया। क्यों? और किसने इस चीज को बढ़ावा दिया था? किंग हेनरी VIII ने इस बात को बढ़ावा दिया था। उसने पोएट्स को एनकरेज किया था, प्रमोट किया था पोएट्स को। थॉमस विट एंड सोरी वर द फॉरमोस्ट अमंग लिरिक पोएट्स। अगर जो हम लिरिक पोएट्स की बात करें तो थॉमस विट एंड सोरी आते हैं, और ये फेमस लिरिक पोएट के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों ये वही विट एंड सोरी हैं जिनकी हम बात करते हैं, हु ब्रॉट सोनेट इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में सोनेट को लेकर आए थे। दे ऑल्सो ब्रॉट सोनेट इन इंग्लैंड। Thomas More's book Utopia brought a great popularity to this period। थॉमस मोर की बुक यूटोपिया बहुत पॉपुलर हुई और उसने एक अलग पॉपुलैरिटी दी इस पीरियड को। अब हम बात करते हैं ह्यूमनिज्म की। ह्यूमनिज्म आल्सो द पार्ट ऑफ दिस पीरियड, यानी कि रेनेसा पीरियड का ही पार्ट है ह्यूमनिज्म। व्हाट वाज ह्यूमनिज्म? क्या था ये ह्यूमनिज्म? ह्यूमनिज्म वाज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ रेनेसा। याद रख लेना, बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं। क्या था? एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, और किस चीज का? रेनेसा का। रेनेसा का एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट क्या कहलाया गया? ह्यूमनिज्म कहलाया गया। द स्टडी ऑफ ग्रीक एंड इटालियन राइटर्स, ग्रीक और इटली के राइटर्स को स्टडी करना क्या कहलाया गया? वो ह्यूमनिज्म कहलाया। स्टडी किसको करना? ग्रीक और इटली के राइटर्स को स्टडी करना, दैट वाज कॉल्ड ह्यूमनिज्म, और इट वाज अ काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। ये मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ? लेट 14th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, इटली से स्टार्ट हुआ और केम टू मैच्योरिटी इन 15th सेंचुरी, और 15th सेंचुरी में ये पूरी तरह से मैच्योर्ड हो गया। जैसे एक बच्चा होता है ना, छोटा सा होता है, फिर वो मैच्योर्ड हो जाता है, उसी तरह से ये मूवमेंट भी मैच्योर्ड हो गया। इट बिकेम डोमिनेंट इन यूरोप इन 16th सेंचुरी। और डोमिनेंट के रूप में, किस रूप में? ये डोमिनेंट रूप में कब दिखाई दिया? 16th सेंचुरी में ये हमें डोमिनेंट रूप में ये दिखाई पड़ता है। थॉमस विट, आप देख सकते हैं इनको, थॉमस विट की तस्वीर है। अब इस तरह देखिए, द रूलिंग एज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है, विच एज इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? कौन सा एज है जिसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जाना जाता है? योर आंसर विल बी रेनेसा एज। आपका आंसर क्या होगा? रेनेसा एज है जिसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड द पीरियड ऑफ रेनेसा। इसको पीरियड ऑफ रेनेसा के नाम से भी जाना जाता है, एलिजाबेथन एज के नाम से भी जाना जाता है। क्वीन एलिजाबेथ, द डॉटर ऑफ किंग हेनरी VIII, was a great lover of literature and versatile genius। ये जो क्वीन एलिजाबेथ थी, ये लिटरेचर की लवर थी और एक वर्सेटाइल जीनियस के रूप में इसको जाना जाता था। लिटरेचर इन हर टाइम फाउंड अ ग्रेट रेस्पेक्ट इन हर कोर्ट। उसके कोर्ट में लिटरेचर को और जो पोएट्स थे उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता था। क्वीन एलिजाबेथ इनवाइटेड शेक्सपियर्स कंपनी टू प्ले हिज प्लेस। उसने इनवाइट किया था शेक्सपियर की कंपनी को क्या करने के लिए? अपने प्ले को प्ले करने के लिए। शी हैड अ डीप इंटीमेशन विद स्पेंसर एंड ब्रूनो एक्सेट्रा।
उसकी ब्रूनो और स्पेंसर के साथ भी बहुत ज्यादा रुचि थी मे भी। अगर जो हम बात करें दोस्तों इस एज के डिवीजन की, तो यहां पर आप देख सकते हैं एलिजाबेथन एज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो एलिजाबेथन एज है ये डिवाइडेड है 2 पार्ट में। द फर्स्ट पार्ट कवर दी बिटवीन 1558 और 1588। जो 1558 से लेके ये जो पार्ट है हमारा 1588 तक का, इसको प्री अरमेडा पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्री अरमेडा पीरियड के नाम से इस पार्ट को जाना जाता है, प्री अरमेडा पीरियड। और जो सेकंड पार्ट है वो कंसिस्ट करता है 1589 से 1603 तक, इसको पोस्ट अरमेडा कहते हैं। कौन सा पार्ट है ये दोस्तों? ये पोस्ट अरमेडा पीरियड है। अब अरमेडा क्या था इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अरमेडा क्या था? अरमेडा वॉज द नेम ऑफ अ फ्लीट ऑफ आर्म्ड शिप। ये एक फ्लीट का, एक दल का जो नाम था, एक जहाज का नाम था। इट वॉज सेंट बाय किंग फिलिप सेकंड स्पेन अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1588। ये किसने कहा भेजा था? ये किंग फिलिप ने भेजा था, ठीक है ना। स्पेन, किंग फिलिप स्पेन ने किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ भेजा था। और कब भेजा था? 1588 में अपनी इस टुकड़ी को भेजा था। ड्यूरिंग इट्स वॉयज इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लीट ऑफ इंग्लैंड। लेकिन इंग्लैंड के दल ने, इंग्लैंड का जो जहाज का दल था उसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था सेम ईयर में ही। और इंग्लैंड उस समय ग्रेट पावर में आ गया था एंड दैट वाज द कॉज कि अरमेडा इस वजह से इस पीरियड का नाम पड़ा। अब तो याद हो रहेगा आपको अरमेडा क्यों नाम दिया गया। अरमेडा उस जहाज की वजह से इसका नाम दिया गया। तो एलिजाबेथन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है जिसको प्री अरमेडा कहते हैं, 1558 से 1588 तक जाता है। उसके बाद पोस्ट अरमेडा जाता है, ठीक है। पोस्ट अरमेडा क्या है? पोस्ट अरमेडा की बात करें 1589 से 1603 तक है, जिसको पोस्ट अरमेडा कहा जाता है। और अरमेडा क्या? एक फ्लीट का नाम था जो कि किसने? फिलिप सेकंड स्पेन ने अपने जो दल था उसको इंग्लैंड के खिलाफ उतारा था। लेकिन रास्ते में ही ये उसी ईयर में जो इंग्लैंड की फ्लीट थी उसके द्वारा उसको डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था, उसको नष्ट कर दिया गया था। अब रेनेसा क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है दैट इंडिकेट्स द रिबर्थ, रिवाइवल और रीअवेकनिंग ऑफ एंशिएंट ग्रीक क्लासिकल कल्चर इन यूरोप। इट इंप्लाइज अ डिस्कवरी बाय मैन ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ द वर्ल्ड। द रेनेसा बिगेन इन इटली एज अर्ली एज द 14th सेंचुरी। इटली में कब स्टार्ट हुआ? 14th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था विद पेट्रार्क एंड अदर्स। पेट्रार्क जिनको आप जानते हैं, पेट्रार्क एंड सोनेट के इन्वेंटर पेट्रार्क हैं, तो उनके साथ ये स्टार्ट हो गया था। मेन राइटर्स की बात करें इस एज की तो दोस्तों इसमें पोएट्स थॉमस सैकवेयर आते हैं, सर फिलिप सिडनी आते हैं, स्पेंसर आते हैं, विलियम शेक्सपियर आते हैं। अगर जो प्रोज राइटर की बात करें तो जॉन लिली और फ्रांसिस बेकन और सर फिलिप सिडनी हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा मिडिल इंग्लिश लिटरेचर और रेनेसा पीरियड, और इसके साथ साथ एंग्लो सेक्शन पीरियड जिसके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसको देखिए। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। अगर दोस्तों आपको हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन आपको यूपी टीजीटी का, पीजीटी का पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए जो कि 1 लाइनर नोट्स है, बहुत ही यूनिक और अपडेटेड नोट्स हैं, उन्हें भी आप परचेज कर सकते हैं। लिटरेचर के नोट्स केवल 1200 में है और लिटरेचर ग्रामर दोनों परचेज करते हैं तो 2000 रुपीज में आपको दोनों मिल जाएंगे यूपी टीजीटी के। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।